नमस्कार दोस्तों, क्लासिक स्टडी कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जीएस की सीरीज, जिसमें पहला विषय आपका होगा इतिहास। इतिहास के ऑप्शनल क्वेश्चन दोस्तों जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहीं से प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं आप आज के इस सेशन को। तो दोस्तों इतिहास, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इतिहास क्या है। तो अतीत की बातों को जानने का साधन इतिहास कहलाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी एक निश्चित कालक्रम में होने वाले आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन को ही इतिहास कहते हैं। इतिहास को जानने के दो साधन हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, या जिसे साहित्यिक साक्ष्य भी कहते हैं, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्य। दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मूर्तियाँ, स्थापत्य, चित्रकला आदि आते हैं, जबकि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमारा देशी साहित्यिक स्रोत और विदेशी साहित्यिक स्रोत आता है, जिसमें से देशी साहित्यिक स्रोत और विदेशी साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अध्ययन के स्रोत। तो दोस्तों अध्ययन के स्रोत में देशी साहित्यिक साक्ष्य हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग आदि आते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वेद, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन सी वेदांग और ऑप्शन डी आरण्यक। तो दोस्तों वैदिक साहित्य में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद आते हैं। तो दोस्तों वेदांग वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वेदांग। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी गोपथ। तो दोस्तों सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों को कहा जाता है, वेदों को क्या कहा जाता है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए अपौरुषेय, ऑप्शन बी श्रुति, ऑप्शन सी संहिता, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी इसका राइट आंसर होगा। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय अर्थात कि वेदों की रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, मतलब किसी सामान्य व्यक्ति या पुरुष के सीमा से बाहर की बात, इसीलिए उसको वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। और इसे वेदों को संहिता भी कहते हैं। चारों वेदों को मिला करके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को मिला के संहिता कहते हैं, तो इस हिसाब से और श्रुति भी कहते हैं वेदों को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए नक्श ए रुस्तम, ऑप्शन नंबर बी अवेस्ता, ऑप्शन सी षड्विश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऋग्वेद के समकालीन जो ग्रंथ है वो है अवेस्ता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवेस्ता दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ का ग्रंथ है, तो ये ईरान का ग्रंथ है, ठीक, और ये ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन 5, वेद का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए समझना, ऑप्शन बी विचार करना, ऑप्शन सी जानना या ऑप्शन डी सुनना। तो दोस्तों वेद का अर्थ होता है जानना, किसी चीज़ को जानना, वेद का अर्थ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ ज्ञान भी होता है। ज्ञान जब ऑप्शन में जानना दिया हो तो जानना करेंगे, अगर ज्ञान दिया तो ज्ञान करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न है वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए वेद प्लस ब्राह्मण प्लस आरण्यक प्लस वेदांग प्लस उपनिषद, ऑप्शन बी वेद प्लस ब्राह्मण, दोस्तों यहाँ बीच में प्लस थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ऑप्शन नंबर बी वेद प्लस ब्राह्मण ग्रंथ प्लस आरण्यक प्लस वेदांत प्लस उपनिषद प्लस सूत्र साहित्य, ऑप्शन सी वेद प्लस आरण्यक ग्रंथ
ऑप्शन डी वेद प्लस ब्राह्मण ग्रंथ प्लस वेदांग प्लस उपनिषद। तो दोस्तों वैदिक साहित्य के अंतर्गत तो वेद का मतलब चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। जबकि वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत एक चीज़ जो और इसमें जुड़ जाती है वो है सूत्र साहित्य। आपको इतना ध्यान रखना है। तो वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत वेद प्लस ब्राह्मण ग्रंथ प्लस आरण्यक प्लस वेदांग प्लस उपनिषद प्लस सूत्र साहित्य आते हैं। एक बार और दोस्तों, वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत वेद प्लस ब्राह्मण ग्रंथ प्लस आरण्यक प्लस वेदांग प्लस उपनिषद प्लस सूत्र साहित्य आते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना हुई ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1200 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों ऋग्वेद की रचना हुई थी 1500 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद का निर्माण रचा शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है। दोस्तों ऋग्वेद का जो निर्माण हुआ है, ऋग्वेद इस नाम का जो निर्माण हुआ है ये रचा शब्द से हुआ है। तो ऑप्शन में देखते हैं इसका अर्थ पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए पवित्र मंत्र, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी सूत्र साहित्य, ऑप्शन डी छंदबद्ध मंत्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छंदबद्ध मंत्र को ही ऋचा कहते हैं। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, ऋग्वेद के मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद के मंत्र संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए स्तुति से, ऑप्शन नंबर बी पूजा से, ऑप्शन नंबर सी प्रार्थना से, ऑप्शन नंबर डी अध्यात्म से। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रार्थना से। ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं वो सभी देवताओं की प्रार्थना से संबंधित हैं। देवताओं से प्रार्थना, जिसमें इंद्र, अग्नि, सोम, मारुत, नास्त्य आदि देवताओं की प्रार्थना की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रार्थना। प्रश्न नंबर 10, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। मंडल का मतलब होता है दोस्तों भाग। कोई भी बुक होती है या कोई भी ग्रंथ होता है तो वो भागों में बटा होता है। वैसे ही ऋग्वेद कितने मंडलों में बटा हुआ है, अर्थात कितने भागों में बटा हुआ है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ऋग्वेद जो है हमारा 10 मंडल में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने मंडल, 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या है। मतलब ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 10,250, ऑप्शन नंबर बी 10,462, ऑप्शन सी 10,672, ऑप्शन डी 10,716। तो दोस्तों ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,462। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों ये संख्या ऑप्शन में ना दी गई हो और इसकी बजाय 10,500 भी दे रखा हो तो आप उस पर टिक कर देंगे। पर जब टिक करेंगे जब ये ऑप्शन नहीं दिया होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10,462। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है या सूक्तों की संख्या है। तो दोस्तों सूक्त क्या होता है। सूक्त का मतलब होता है दोस्तों पैराग्राफ, कोई वाक्यांश। तो ऋग्वेद के मंत्रों को सूक्तों में बांटा गया, सूक्तों के में सम्मिलित किया गया है। तो सूक्तों की संख्या पूछी गई है, ए 1050, बी 2500, सी 10,028 और डी 10,048। तो दोस्तों ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 10,028। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो 10,028 हैं सूक्त हैं, इनमें से 11 सूक्त वाल्खिल्य पाठ से लिए गए। तो 11 सूक्त इसके सूक्त नहीं हैं, वो वाल्खिल्य पाठ से लिए गए। और बाकी जितने बचे हुए सूक्त हैं, मतलब 10,017 सूक्त, वो इसके स्वयं के सूक्त हैं। तो वैसे तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 10,028 सूत्र कुल सूक्त हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद के पुरोहित होते थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए
अधर्म, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी होत्रा, ऑप्शन डी उद्गाता। तो दोस्तों ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको होत्रा कहा जाता था। हर एक वेद का अपना एक अलग पुरोहित होता था जो उसका पाठ करता था। तो ऋग्वेद का जो पुरोहित था उसका नाम उसको होत्रा कहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होत्रा। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद के वंश मंडल कहलाते हैं। दोस्तों ऋग्वेद में कई मंडलों में बटा है, जैसे 10 मंडलों में बटा है। तो उनमें से जो पहला मंडल और 10वां मंडल है वो सबसे नया मंडल है, मतलब सबसे बाद में जोड़ा गया है। जबकि बाकी 2 से लेकर के 7 मंडल सबसे पुराने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 से लेकर 7वें मंडल। तो दोस्तों 2 से लेकर 7वें मंडल ये सबसे ज़्यादा प्राचीन माने जाते हैं, मतलब ये सबसे पहले जोड़े गए, सबसे पहले लिखे गए। जबकि पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, अर्थात वो सबसे नए मंडल हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंद्रह प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? मतलब ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना या संकलन किसने किया? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी अत्रि, ऑप्शन सी विश्वामित्र या ऑप्शन डी सोम। तो दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल के जो रचयिता हैं वो हैं विश्वामित्र। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऋग्वेद के जितने भी मंडल हैं वो सभी मंडल किसी न किसी ऋषि द्वारा लिखे गए हैं। वैसे तो ऋग्वेद को आप पौरुषेय कहा जाता है, लेकिन इन्हें भी महान व्यक्ति माना जाता था, ऋषि माना जाता था। इसलिए इन्होंने जो लिखा है उसी को उस हर एक मंडलों की रचना एक ऋषि ने की है। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध है। दोस्तों जैसे हर एक मंडल, जितने भी मंडल हैं ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो उन 10 मंडलों का संबंध किसी न किसी देवता से है। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9वें मंडल का संबंध किससे है, किस देवता से? ऑप्शन नंबर ए दिया है इंद्र से, ऑप्शन बी सोम से, ऑप्शन सी मारुत से, ऑप्शन डी अग्नि से। तो दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सोम से। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद के दूसरे मंडल की रचना की थी। तो दोस्तों ऋग्वेद के दूसरे मंडल की रचना किसने की थी पूछा गया है। ऑप्शन ए नाम ने, ऑप्शन बी ग्रत्समद ने, ऑप्शन सी अत्रि, ऑप्शन डी अगस्त। तो दोस्तों दूसरे मंडल की रचना ग्रत्समद ने की थी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के 6वें मंडल संबंधित है। ऋग्वेद का 6वां मंडल संबंधित है। ऑप्शन ए वशिष्ठ से, ऑप्शन बी अत्रि से, ऑप्शन सी भारद्वाज से या ऑप्शन डी वामदेव से। तो दोस्तों ऋग्वेद का जो 6वां मंडल है वो जिस ऋषि से संबंधित है वो है भारद्वाज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारद्वाज। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद का 4था मंडल संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अंगिरस से, ऑप्शन बी कणव से, ऑप्शन सी सूरदास से, ऑप्शन डी वामदेव से। तो दोस्तों ऋग्वेद का जो 4था मंडल है वो संबंधित है वामदेव से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वामदेव। 20वां प्रश्न दोस्तों, कौन सी महिला ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लोपामुद्रा, ऑप्शन बी विश्वावरा या विश्ववरा, ऑप्शन सी गार्गी, ऑप्शन डी घोषा। तो दोस्तों जो लोपामुद्रा, विश्ववरा और घोषा हैं ये तीनों का संबंध ऋग्वैदिक काल से, जबकि गार्गी जो महिला हैं उनका संबंध उत्तर वैदिक काल से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गार्गी। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित कौन नहीं है। गार्गी ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है, वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट में
ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।